हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लास्ट वीडियो हमारी चल रही थी, चूंकि बहुत लंबी हो रही थी इसलिए उसको हमने दो भागों में लेके आए हैं। और यहाँ हम फिर से ऐतिहासिक जितने भी स्थल हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के उनकी बात करने वाले हैं। सो पहला वीडियो हो चुका था और दूसरा हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले। क्या? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्थल पार्ट 2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं भैया। हमने कन्नौज तक बात कर ली थी, अब बात है हमारे गिरनार की। देखो यार, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं तब तक। गिरनार आपने नाम सुना होगा। गिरनार गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और गुजरात में है गिरनार के पास जूनागढ़ पड़ता है ना। सो जूनागढ़ के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो भी सारी चीजें काठियावाड़ गुजरात में ये जूनागढ़ पड़ता है, ठीक है। और गिरनार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्राचीन भारतीय इतिहास में। क्यों? क्योंकि ये पर्वतीय स्थल है और यहाँ पे अभिलेख भी मिल गए हैं, ठीक है। गिरनार में मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने चट्टानों पर क्या किया हुआ है? चतुर्दश। चतुर्दश मतलब 10 माने 10 और चतुर माने 4, तो 14 शिलालेख जो है उत्कीर्ण कराए थे। और अशोक के चतुर्दश शिलालेख की दूसरी तरफ क्या है? शक शासक रुद्रदामन का भी अभिलेख मिल जाता है, जिसमें सुदर्शन झील का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। सुदर्शन झील जो है वो बनवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे उस समय गुजरात के, पुष्यगुप्त ऐसा नाम था उनका, ठीक है। सो उनके द्वारा यहाँ पे ये बनाई गई थी। फिर इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, टूट फूट हो गई थी। तो जूनागढ़ के उस समय रुद्रदामन शासक हुआ करते थे, उन्होंने इसको क्या करा था, इसका फिर से पुनरुद्धार करा था, मतलब एक प्रकार से पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित कई मंदिर भी यहाँ पे विद्यमान हैं। जैन धर्म से रिलेटेड भी गिरनार हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। नेक्स्ट है विदर्भ। विदर्भ का नाम तो सुना होगा, आजकल तो आप सुनते ही होंगे। विदर्भ चाहता है एक नया राज्य बनना, महाराष्ट्र में ये जगह है, ठीक है, विदर्भ, ठीक है। प्राचीन कालीन विदर्भ आज बरार के नाम से जाना जाता है। वर्धा नदी के घाटी के आसपास ये एस्टैब्लिश हुआ करता था, स्थित हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य का अंग हुआ करता था। आगे चल के चालुक्यों के अधीन हो गया और भैया अलाउद्दीन खिलजी ने चालुक्यों से विदर्भ को जीत लिया 1574 के आसपास। 1574 के आसपास क्या हो गया था भाई साहब? आप मान के चलिए कि मुगल साम्राज्य आ चुका था। सो विदर्भ जो है वो अहमदनगर के अंदर आ गया था। अहमदनगर का युद्ध अकबर ने लड़ा था 1601 में, आपको पता भी होगा। चांद बीबी से ने युद्ध लड़ा था, ठीक है। 1596 में अकबर के हाथों में आ गया था, है ना, और इसे अलग सूबा बना दिया गया था। 1902 की बात चल रही है, हैदराबाद के निजाम ने इसको अपने अधीन ले लिया था। बाद में फिर भैया भारत सरकार के पास आजादी के बाद ये आ चुका था। सो अहमदनगर जो है, अहमदनगर का किला और अहमदनगर साम्राज्य, उस पर हमने डिस्कस किया भी था। उसमें विदर्भ का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और आज के समय में महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है और महाराष्ट्र में एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही, जिला नहीं राज्य बनाने की बात चल रही, बरार जिला बनाने की, जिसमें विदर्भ सम्मिलित होगा। चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो किला है इसके पास में कलिंजर का किला। महोबा वैसे तो राजधानी रही है किसकी? चंदेल वंश की राजधानी रही है ना। और उसके पास में, महोबा के पास में पड़ता है खजुराहो, जो विश्व प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, स्थापत्य शैली के लिए। सो महोबा में कलिंजर का किला है पास में ही। शेरशाह सूरी वहीं पे एक्सपायर हो गए थे, है ना, बम फोड़ रहे थे, बम इन पे ही फूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमीरपुर जिले में ये अवस्थित है, अब तो खुद एक जिला हो गया है ना, उत्तर प्रदेश में महोबा। और प्रारंभ में यह चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी, जिन्होंने महोबा पर नवी लिखना था, ये इधर है ना, नदी लिख दिया। नवी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया हुआ है। महोबा का प्राचीन काल में नाम जिजाक भुक्ति या जुझौती हुआ करता था, है ना, जुझौती, है ना, इसका नाम हुआ करता था। चंदेल शासकों में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी महोबा में करा है। महोबा के पास में ही कलिंजर पड़ेगा, याद रखिएगा, ये इसका नाम हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कलिंजर, है ना। कलिंजर का किला बहुत ही फेमस किला है, इतिहास में बहुत ज्यादा नाम है, आज भी दर्शनीय स्थल के रूप में है, जाते हैं लोग वहाँ, है ना, देखने के लिए। चलिए गढ़मुक्तेश्वर की हम बात कर लेते हैं। गढ़मुक्तेश्वर धार्मिक स्थल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, मेरठ जिले के पास में, गंगा नदी के तट पर।
ठीक है। प्राचीन काल में गढ़मुक्तेश्वर हस्तिनापुर का ही भाग हुआ करता था और भैया यहाँ पर मुक्तेश्वर शिव का मंदिर है। प्राचीन शिवलिंग कारखंडेश्वर यहीं पे अवस्थित है। गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां पे क्या है, एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गढ़मुक्तेश्वर के बाद गोंड की। गोंड शासक भी हुआ करते थे, गोंड राज्य हुआ करता था, है ना। अवंती बाई का नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना अभी सुना। तो प्राचीन स्थल जो है गोंड, इसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, साथ ही साथ कौटिल्य की अर्थशास्त्र में और पुराणों में भी इसका नाम मिल जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी? अनुसंधानों के आधार पर गोंड को पश्चिमी और पश्चिमोत्तर बंगाल का भाग माना जाता है। गुप्त शासकों के पतन के बाद गोंड शासक जो हैं, आपने शशांक का नाम सुना होगा, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। सो ये यहाँ पे गोंड शासक आ गए थे। ठीक है, दोनों शासकों ने सैनिक शक्ति का विस्तार किया था। गोपचंद्र और समाचार देव, ये गोंड शासक हुआ करते, शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। ठीक है, 7वीं शताब्दी के आसपास गोंड नरेश शशांक ने थानेश्वर क्या था, वो तो बगल में जो मूर्तियां थी उधर गया का नाम सुनो, बौद्ध गया, वहीं पे बोधि वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया था। बहुत युद्ध चल रहा था आस पड़ोस में, हमने हर्षवर्धन काल में ये इसका डिस्कस किया हुआ है और ये प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, धर्मपाल के समय में गोंड उत्तरी भारत की क्या हो गई थी, प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। ये जगह का नाम है और फिर आगे शासन चल गया इनके नाम से। ठीक है, आगे गोंड हमारे यहाँ जनजाति भी होती है और मध्य प्रदेश में भी गोंड शासक रहे हैं, है ना, जो जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थानेश्वर इंपॉर्टेंट साइड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हरियाणा में पड़ती है एक तो हरियाणा में पड़ती तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कुषाण साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट यहीं से हुई थी। कनिष्क जो प्रमुख व्यक्ति विशेष रहे, उनने भी आगे चल के सारा थानेश्वर ये देख पा रहे हो, हरियाणा वाला। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, एलोरा नासिक, मास्की मान्यखेत गोंड और यहाँ पे बिहार। ठीक है, चलिए थानेश्वर वर्तमान में दिल्ली के उत्तर में अंबाला और करनाल के मध्य स्थित है, ये हरियाणा में ही पड़ता है। संस्कृत साहित्य में थानेश्वर का बहुत ज्यादा उल्लेख मिल जाता है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र के बिंदु के रूप में माना जाता है इसको, केंद्र बिंदु के रूप में। विद्वानों के अनुसार भारतीय आर्यों का सबसे पहले यही विस्तार हुआ था और भैया थानेश्वर इसीलिए कहा जाता है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासकों की राजधानी भी बन गया था। हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को मालवा, उत्तर पश्चिमी पंजाब, राजपूताना का केंद्रीय नगर बनाया था। तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ था उसके पश्चात क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थानेश्वर आ गया था, हरियाणा वाला पोर्शन। ठीक है, अभी इसके बाद जो है आंग्ल सिख युद्ध भी होगा। चलिए नासिक की हम बात कर लेते हैं। नासिक तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो तीर्थ स्थल भी है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। क्यों? वैसे तो बोला जाता है कि नासिक के पास से ही गोदावरी नदी का उद्गम हो जाता है। ठीक है, सो क्षत्रप हुआ करते, शक क्षत्रप नहपान का नाम सुना होगा, वो भैया उनकी राजधानी नासिक हुआ करती थी और यहाँ पे बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के अवशेष मिल जाते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, जिनने हर्षवर्धन को हरा दिया था। उनकी प्रारंभिक राजधानी और राष्ट्रकूट काल में ये यहाँ पे उत्कर्ष माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक जो है अमोघ वर्ष, इन्होंने नासिक के स्थान पर राजधानी मान्यखेट बना दी थी। ठीक है, तो धीरे धीरे नासिक का महत्व कम होने लग गया, लेकिन आज भी त्र्यंबकेश्वर आपने नाम सुना होगा, है ना, जाते हैं लोग वक्त, तो नासिक में बढ़ता है गोदावरी नदी के तरफ। नेक्स्ट बात करेंगे मान्यखेट, जिसको अभी क्या है, अमोघ वर्ष ने क्या है, राजधानी बना दिया था। तो ये ऐतिहासिक स्थल है, प्राचीन नगर मान्यखेट, इसको मालखेड़ के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र की ही जगह है। कई जैन मंदिर है यहाँ पे। अमोघ वर्ष जो है जैन धर्म को मानने लगे थे। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने मान्यखेट को अपनी राजधानी बना दिया था, तो इनने जैन मंदिरों का वहां पे निर्माण भी कराया था। मास्की अभिलेख का नाम सुना होगा आपने, जिसमें पूरे चोल साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। दक्षिण भारत में है। ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, आंध्र प्रदेश के रायचूर जिले में ये अवस्थित है। मास्की, यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें मौर्य सम्राट अशोक की पहचान की गई। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी का नाम आता है, जो अशोक की उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, अशोक भी लिखा हुआ मिल जाता है और अशोक का नाम यहीं से फेमस हुआ है कि अशोक हुआ करता था। नहीं तो मैक्सिमम जगह देवनाम प्रियदर्शी अशोक के अभिलेखों में नाम मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे चोल साम्राज्य की जानकारी भी मास्क के अभिलेख में मिल जाएगी। स्वशासन की बात भी यहाँ पे करी हुई। ठीक है, चल कूच बिहार तोरसा नदी के किनारे पर स्थित है, बंगाल प्रांत में। ठीक है, तीस्ता और संकोश नदियां
ये आगे चल के जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सो इनने मिलने से पूर्व कूच बिहार से होकर ये प्रभावित होती है। वही जगह कोच नामक कवालियों के आधार पर इनका नाम रखा गया है, क्या? कूच बिहार। ठीक है, कालांतर में कूच बिहार के शासक क्षत्रिय समझा जाने लग गया और यह स्थल प्रारंभ से कामरूप के, कामरूप मतलब असम वाला शासन है, तो कामरूप के जो हिंदू शासक हैं उनका हिस्सा हुआ करता था। भास्कर बर्मन का नाम आपने हर्षवर्धन के साथ सुना होगा। सो भास्कर बर्मन के काल में यह राज कर्तिया तक विस्तृत हुआ करता था। 1950 में कूच बिहार का विलय कहाँ कर दिया गया? अंग्रेजों में, या जब आजाद हो गए 1950 में तो भारतीय गणतंत्र में हो गया, जो पश्चिम बंगाल में एक जिले के रूप में आज अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलोरा की। एलोरा अजंता का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध धार्मिक और स्थापत्य कला के उत्कृष्टतम नमूने के रूप में केंद्र बिंदु है। क्या है? एलोरा की वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये अवस्थित है। यहाँ पे क्या हुआ है कि गुफाएं हैं शैलकृत, जिसमें बहुत सारे मंदिर बने हुए। ठीक है, एलोरा में लगभग 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 16 गुफाएं जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और 6 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तो इन गुफाओं में बहुत सारे चित्र वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, चालुक्य और राजपूत शासकों ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफा का एक मंदिर है कैलाश मंदिर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम ने ये मंदिर बनवाया था। ये राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो एलोरा में किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। ये सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है किसका? शिल्प कला का। ऐहोल की हम बात करेंगे। ऐहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के बीजापुर बादामी क्षेत्र के समीप, बादामी मतलब बादामी चालुक्य हुआ कर देना, बादामी के वही उसके पास अवस्थित है। ऐहोल के मंदिरों का नगर इसको कहा जाता है, ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थल में ये 70 मंदिर जो हैं इनके अवशेष मिले हुए हैं, 70 मंदिरों के अवशेष। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने सुना है, शक्तिशाली शासक था, चालुक्य नरेश हुआ करता था। एक प्रशस्ति अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसमें उसकी विजय का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भैया ये पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को भी हराया था। बाद में ये हार जाते हैं खुद स्वयं पल्लवों से और एक्सपायर हो जाते हैं 642 में। चलिए अजंता की बात करें, एलोरा की तो हमने कर ही ली थी। अजंता भी सेम वहीं पे पास में औरंगाबाद में ये क्षेत्र है, औरंगाबाद जिले में, और ये भी गुफाएं वाली हैं। यहाँ पे 29 गुफाएं निर्मित है। इन गुफाओं में मानव जीवन, प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षियों का बहुरंगीय चित्रण यहाँ पे मिल जाता है। इन चित्रों में 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य की इनकी रचनाएं मानी जाती हैं कि ये चित्र जो बने हैं 5वीं 7वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए हैं। इसमें अलंकरण बहुत ज़्यादा यूज करे गए हैं और यूरोपीय और इटालवी उस समय का जो कला है उससे भी इसको अद्भुत माना जाता है, अजंता की गुफाओं के जो शैल चित्र। ठीक है, चले नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोध गया। बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, सो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, क्योंकि बौद्ध धर्म अंतरराष्ट्रीय धर्म है। सो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, ये बिहार में गया जिले में पड़ता है। ठीक है, गया जिले में पड़ता है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पर पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता था। इसी को कटवा दिया था शशांक ने, है ना, इसी को कटवा दिया था। बोध गया में बुद्ध का विशाल कलात्मक मंदिर भी है, अगर आप घूमने गए हैं तो बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। ठीक है, एक पत्थर का चबूतरा है जिसे बौद्ध सिंहासन कहा जाता है और इसी स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 साथी जो हुआ करते थे, कौंडिल्य नाम था एक साथी का, इसके साथ बैठकर तपस्या करी थी इन लोग 5 लोगों के साथ। और तपस्या के बाद इन्हें लगा कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, चले अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में यात्रा करी थी बोध गया की, ये उनके अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक ने 8वें स्तंभ लेख में ये बताया हुआ है। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में सिंघल द्वीप मतलब होता है उस समय श्रीलंका को सिंघल द्वीप कहा जाता था। तो सिंघल द्वीप के जो शासक थे मेघवर्णन, समुद्रगुप्त को अनुमति लेकर बोध गया में एक विहार का निर्माण करवाया था। इसके बाद चीनी यात्री हैं फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, विक्रमादित्य वाले। ठीक है, सो उनने जंगलों से घिरा हुआ यह स्थल है, ऐसा बताया है, इसका वर्णन किया हुआ है। और गौंड शासक शशांक की हमने बात करी चुकी थी, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, हुइनसांग आए थे, तो हुइनसांग ने क्या किया था, मगध के स्थानीय शासक उस समय जो पूर्ण वर्मा है, यहाँ पर दूसरा वृक्ष लगवा दिया गया था और वर्तमान में बोधि वृक्ष के स्थान पर सुंदर विश्रामालय बना दिया गया है। बात ही खत्म। चलिए कोई बात नहीं। बैराट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैराट राजस्थान के शाहपुरा जिले में स्थित है। ठीक है,
और विराट के नाम से ही इसको जाना जाता है आज भी। विराट की राजधानी हुआ करती थी, राजा विराट की, ठीक है, विराट कोहली की नहीं है ये। इसी शासक के नाम पर दूसरा नामकरण वैराट इसका किया गया था। मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आती थी ये साइड, और अनुमानों के साथ यहाँ चेदियों का नियंत्रण हो रहा था, चेदी साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। कालांतर में मगध साम्राज्य का अंग बन गया, और फिर बस महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। 300 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध चैत्य, 6 अष्टपदीय स्तंभ, भग्नावशेष यहाँ पर मिले हुए हैं। ऐतिहासिक स्थल जो है इसमें शिल्पकला के उत्कृष्टतम नमूने प्राप्त हो जाते हैं। ये देख पा रहे हो राजस्थान के आसपास, ठीक है। अतरंजी खेड़ा, खजुराहो, बड़ौच, ब्रह्मगिरी, बोधगया, श्रवणबेलगोला, कन्याकुमारी, ये नाम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। खजुराहो, खजुराहो पे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि महोबा के पास में ही पड़ता है खजुराहो, कुछ समय राजधानी भी रहा, और चंदेल शासकों ने यहाँ पे अद्भुत मंदिरों का निर्माण करा है, ठीक है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कलात्मक, स्थापत्यपूर्ण, धार्मिक स्थल क्या है खजुराहो, मध्य प्रदेश में, अभी छतरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। और अनेक मंदिर यहाँ पर विद्यमान है, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज मंदिर भी है, 64 योगिनी मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, जगदम्बा मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, सूर्य मंदिर है, बामन मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, घटाई मंदिर है। ये सारे ऐसे मंदिर है जो अभी पर्याप्त अवस्था में ठीक है, जिनको लोग देखने भी आते हैं। सो विश्व प्रसिद्ध है, ये ख्याति प्राप्त है। यहाँ पे थोड़ा सा श्रृंगार रस जो है वो ज्यादा झलकता है इन मंदिरों में, ठीक है। यहाँ की मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। और खजुराहो चंदेलों की धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। ब्रह्मगिरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी भी एक ऐतिहासिक स्थल है, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में चित्रदुर्ग जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे नवपाषाण कालीन ऐतिहासिक साक्ष्य उत्खननों से प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन साक्ष्यों में शंख, सीसा, सोना, चूड़ियाँ, कांसे की अंगूठियाँ, ये सारी चीजें प्राप्त हुई। ब्रह्मगिरी जो है मौर्य उत्तर कालीन जो सिक्के हैं वो भी मिले हैं ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी के अभिलेख भी हैं यहाँ, ठीक है। चलिए, अमरावती महाराष्ट्र में, ठीक है। सो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। अच्छा, ये अमरावती तो अब राजधानी हो गई आंध्र प्रदेश की, ठीक है, अवस्थित है। प्रारंभिक काल में यह बौद्ध धर्म स्थल भी रहा है। सातवाहन शासकों के काल में अमरावती मूर्तिकला के लिए और साथ ही चित्रकला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है। अमरावती मूर्तियों और चित्रकला में जो है पेड़ पौधों और फूलों को अलग अलग ढंग से चित्रित यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ अमरावती में मथुरा और गांधार शैली से पहले की शाखा इसको माना जाता है। जो कनिष्क के समय में चली थी मथुरा शैली और गांधार शैली, मूर्तिकला की ये शैलियां हुआ करती थी, उससे पहले की शैली जो है अमरावती शैली को माना जाता है। यहाँ पे यूनानी प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखता है इन अमरावती की चित्रकला या मूर्तिकला, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट मिलते हैं, भड़ौच की बात करें। बड़ीच नहीं है, भड़ौच है, ठीक है। सो भड़ौच तो गुजरात में है ना, पता ही होगा आपको, ठीक है। ये भड़ौच नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित जगह है, जो गुजरात में पड़ती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में से भृगु कच्छ के रूप में भी जाना जाता है, जबकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो वो बुक है उसके अनुसार बैरीगाल इसका नाम मिलता है। प्राचीन भारत का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता था, प्राचीन भारत का, अब तो मुंबई हो गया है ना, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अनुश्रुतियों के अनुसार भृगु ऋषि ने भड़ौच में अपनी तपस्या पूरी करी थी, और चीनी यात्री हुइनसांग का नाम आपने सुना ही है, इस स्थल की यात्रा करी। उत्खनन के दौरान भड़ौच से कांच की वस्तुएं, रोमन मुद्राएं, टेराकोटा, ये सारी वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भड़ौच। श्रवणबेलगोला ये जैन धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से रिलेटेड साइट है। ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ ये धार्मिक स्थल भी माना जाता है। कर्नाटक राज्य में पड़ता है, हासन जिले के अंतर्गत आता है अभी ये, ठीक है। और चंद्रवेद और इंद्रदेव ये दो पहाड़ियां हैं, इनके मध्य में श्रवणबेलगोला स्थित है। और ये भी पहाड़ी हुआ करता था जिसको काट के यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है। गंग शासक वहां पे चल रहे थे, रचमल, इनके शासनकाल में चामुंडराय इनके मंत्री हुआ करते थे। चामुंडराय जैन धर्म को मानते थे। सो चामुंडराय ने 983 ईस्वी में, कब की बात है, 983 ईस्वी में बाहुबली, जो जैन धर्म में भगवान माने जाते हैं, बाहुबली, इनको गोमतेश्वर कहा जाता है, इसकी मूर्ति जो है पूरे पहाड़ को काट के ही बना दी।
ठीक है। सो इसका निर्माण कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 फीट से अधिक की ये मूर्ति है। पहले जब सरदार पटेल साहब की मूर्ति नहीं हुआ करती थी तो ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है। इस स्थल को जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। हर 12 वर्षों में अभिषेक होता है गोमतेश्वर का। ठीक है। चले नेक्स्ट है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की हम बात करेंगे भैया, ये प्रागैतिहासिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, जो गंगा की सहायक नदी कौन सी, काली का नाम सुना होगा, उसके तट पर स्थित है। अलेक्जेंडर कर्निंघम यही वो महोदय हैं जिन्होंने सबसे पहले 1900 नहीं है, ये 1800 है, याद रखिएगा, गलत लिख गया होगा। 1861-62 में इस स्थल को खोजा था और यहाँ पर चित्रित धूसर मृत भांड, ये बर्तन हुआ करते थे, काले लाल मृत भांड और उत्तरी नोकदार है ना, त्रिनोकदार काले मृत भांडों की अवशेष मिले हुए हैं। साथ ही साथ हुइनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी इसका वर्णन किया हुआ है, किसका, अतरंजी खेड़ा में। चलिए कन्याकुमारी तो आपको पता ही है, ये कोई कुमारी कन्या नहीं है, ये हमारी नगर का नाम है। दक्षिण भारत में बिल्कुल हमारा अंतिम पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी होता है। प्रख्यात प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कन्याकुमारी सुदूर दक्षिण में समुद्र तट पर अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पे कन्याकुमारी जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ तीनों समुद्र मिलते हैं। समुद्र मतलब एक प्रकार से बंगाल की खाड़ी हो गया और अरब सागर हो गया और हिंद महासागर, तीनों को कनेक्ट करती है ये जगह कन्याकुमारी है। ठीक है। चलिए पद्म पुराण में, पद्म पुराण में कन्याकुमारी को कन्या तीर्थ भी कहा गया है। ठीक है। इसके पास कुमारी नामक एक नदी प्रवाहित होती है। चोल शासक कुलोतुंग का कन्याकुमारी से एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर कुमार देवी का मंदिर भी है जो विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य का नमूना, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है अपने आप में कन्याकुमारी। कंजगल, ठीक है। तो कंजगल जो है महाजनपदकालीन ऐतिहासिक नगर है, कजंगल नाम है ना, बिहार के राजमहल जिले में, राजमहल की पहाड़ियां का नाम सुना होगा, ये भी राजमहल जिले में ही पड़ती है। ठीक है। सो यहाँ पे ये गांव है, इसके अंतर्गत अंग महाजनपद जब शुरू हुआ था, बिल्कुल पूर्वी महाजनपद है, 16 महाजनपदों में हमें पता है सबसे पहले मगध ने इसको ही जीता था, है ना। सो अंग महाजनपद के विकास के दौरान इसका उदय हुआ था ये गाँव का। और भैया मिलिंदपन हो, मिलिंद के प्रश्न इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छी रचना है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये। इसके अनुसार बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने ही से क्वेश्चन करे गए थे, मिलिंद यानी मिलांडर ने क्वेश्चन करे थे और वही सारा संकलन इसमें है। सो नागसेन कजंगल में ही इनका जो है डिस्कशन हुआ था, वो यही हुआ था कजंगल में ही। हर्षवर्धन ने कजंगल में जयस्क स्कंदावार का निर्माण कराया है। हुइनसांग ने इस स्थल का उल्लेख भी किया है, कौन से में, चुवेन कीसो, क्या, चुवेन कीसो के नाम से किया हुआ है, मतलब चाइनीज में लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए चुवेन कीसो है, नहीं तो हिंदी में तो कंजंगम ही हो। चलिए धौली की बात कर लेते हैं। धौली भी प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जो उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के पास अवस्थित है। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो तिशाली इस स्थल का नाम हुआ करता था और यहां से पकाई गई ईंटें, काले चमकदार प्रतिभांड, मौर्यकालीन उपकरण, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो धौली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्य सम्राट अशोक का जो बृहद शिलालेख है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। धौली का शिलालेख इसको कहा जाता है और बृहद शिलालेख में 14 अभिलेख जो है अशोक ने लिखे हुए थे, हमें पता है, जिसमें से एक ये धौली का शिलालेख भी हो जाता है। द्वार समुद्र बहुत बढ़िया, कर्नाटक में पड़ता है द्वार समुद्र, दक्षिणी कर्नाटक में प्राचीन स्थल है द्वार समुद्र। यहाँ पे होयसल शासकों का शासन चलता था और उनकी राजधानी यही हुआ करती थी। प्राचीन जो कला शैली है वहाँ इसका बहुत विकास हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे वास्तुकला, स्थापत्य, अच्छा मूर्तिकला की वेसर शैली जिसको कहा जाता है, ठीक है, उससे संबंधित है। साथ ही साथ होयसलेश्वर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होयसल वंश के शासकों ने बनवाया था। इस शैली का प्रसिद्ध स्थापत्य है। द्वार समुद्र का होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका बाहरी दीवारों पर पौराणिक गाथाओं का चित्रांकन भी किया गया है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया है? द्वार समुद्र में होयसल शासकों ने बनवाया है। किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। बाहर जो है दीवारियों पर पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एरण। एरण भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की साइट है, इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ से पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं जीवन में। जीवन में मतलब उस समय ऐतिहासिक काल में। तो प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश में, सागर के पास एरण ये पड़ता है, सागर जिले में, ठीक है। और महाजनपद कालीन भारत में चेदी महाजनपद का ये
अंग हुआ करता था। यहाँ पर तीसरी शताब्दी में जनजीवन होने के प्रमाण मिले हैं। एरण में 510 ईस्वी का, ये इंपॉर्टेंट है, 510 ईस्वी का भानुगुप्त, ये उस समय शासक थे, उनका अभिलेख मिला हुआ है जिसमें पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिले? एरण में मिले। किस शासक के हैं? भानुगुप्त का है। कब मिले? 510 ईस्वी का ये अभिलेख है। कल्याण, कल्याण भैया अगर हम बात करें तो कल्याण महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो प्राचीन कालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र है कल्याण, और वर्तमान महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट थाने जिले में इसको माना जाता है। सातवाहन काल में कल्याण विदेशी व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अज्ञात नाविक द्वारा जो लिखा गया है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसमें कल्याण का उल्लेख कैसियाना के नाम से किया गया। कल्याण से कौसा, लकड़ी, वस्त्र का व्यापार हुआ करता था। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया था, और 6ठी शताब्दी में कल्याण की गिनती 6 प्रमुख व्यापारिक नगरों में से एक हुआ करती थी, ठीक है। चलिए, कल्याण के बाद हम बात करेंगे नवादा टोली। ये भी भैया प्रागैतिहासिक साइट मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व 1600 की प्राचीन सभ्यता स्थित जो है नगर स्थल नवादा टोली आजकल मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में अवस्थित है। इसकी खोज जो है 1957 से 59 में करी गई थी, और कार्बन डेटिंग के द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार इस समय 1600 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर संस्कृति या सभ्यता चल रही थी। यहाँ से प्राप्त मृत भांड, बर्तन भाड़े जिसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, उसको मालवा मृत भांड भी कहा जाता है, क्योंकि मालवा में पड़ता है ये जगह, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है नवादा टोली। अर्बुद, अर्बुद की बात करें राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है, और आबू, आबू का नाम सुना होगा ना आपने, सो पर्वतमाला में ये स्थित है। जैनों के प्रसिद्ध 5 तीर्थों में इसकी गणना की जाती है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार अर्बुद नामक इस स्थल पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम हुआ करता था। इसके अलावा मत्स्य, नारद, अग्नि और पद्म पुराण, ये सारे पुराण हैं। सो इसमें अर्बुद का उल्लेख भी मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अर्बुद से ही सरस्वती नदी का आविर्भाव हुआ था, और यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त मंदिर हैं ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। द्वारिका की बात कर लें, द्वारिका तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी है ये, वर्तमान में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। सभी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिल जाता है। वृष्णि जो यादवों की शाखा हुआ करती थी, उसके प्रमुख कृष्ण जी का नाम सुना होगा आपने। सो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कहलाती है। यहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में द्वारिका कितने 96 योजन तक फैली हुई थी। योजन समझ रहे, 12 मील का एक योजन होता है, ठीक है। सो समुद्री जल सतह के बढ़ जाने के कारण ये क्या है, समुद्र में डूब जाती है, ठीक है। और यहाँ पे धार्मिक स्थल के रूप में द्वारका को आज भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट तंजौर की हम बात कर लेते हैं। तंजौर को तंजावुर या तंजौर भी कहा जाता है, ठीक है, तंजीर के नाम से भी है ख्यात है। चेन्नई से 218 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में कावेरी नदी के तट पर ये अवस्थित नगर है तंजौर, और ये राजधानी हुआ करता था भैया, है ना। चोल साम्राज्य की इसको राजधानी के रूप में ख्याति प्राप्त है। तंजौर में 75 मंदिर है भैया, है ना। चोल शासक राज द्वारा यहाँ पे बनवाए गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 फीट ऊंचा मंदिर है ये, और ये पूछ लिया जाता है बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर 100 फीट ऊंचा है, और उसके शिखर तक जाने के लिए 14 मंजिलें बनाई हुई हैं। यह मंदिर विश्व विख्यात मंदिरों में गिना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल से होयसल शासकों ने सोमेश्वर और रामनाथ, होयसलेश्वर मंदिर जिन्होंने बनाया था, तो उनके जो शासक हैं सोमेश्वर और रामनाथ, इनके अभिलेख भी प्राप्त हो जाते हैं तंजौर से। चलिए, उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्थल है उदयगिरी, ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। घूमने जाते हैं लोग बाग। बेतवा और बेस नदियों के मध्य ये स्थित है। प्राचीन काल में उदयगिरी विदिशा का एक उपनगर हुआ करता था। यहाँ पर जैन, हिंदू प्रतिमाओं से युक्त बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। लगभग 20 गुफाओं में ये मंदिर हुआ करते थे। तो ये गुफाएं घूमने लायक है, ठीक है। चलिए, उदयगिरी का जो द्वितीय गुहालेख है, इसमें पहाड़ी की विशिष्ट शैली में पूरा वर्णन किया गया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य, उन्होंने ये गुहालेख बनवाया। कर्ण सुवर्ण, क्या नाम है, कर्ण सुवर्ण, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित
ये नगर है चीनी यात्री हुइनसांग ने कर्ण सुवर्ण का वर्णन किया हुआ है। और साथ ही साथ गौड़ नरेश शशांक यहाँ का शासक हुआ करता था। बाद में कामरूप के भास्कर वर्मन ने इसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, चलिए निधानपुर ताम्रलेख में कर्ण सुवर्ण का उल्लेख मिल जाता है। सेन वंश के शासक जो है बंगाल में, बाद में सेन वंश आए पाल के बाद, तो सेन शासकों ने कर्ण सुवर्ण को बंगाल की राजधानी भी बनाया था और यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है व्यापारिक साइट के रूप में। कलिंग की बात क्या ही बात करें, कलिंग उड़ीसा है भैया, और इस पर तुम बहुत सारी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कलिंग उड़ीसा के गंजाम जिले में अवस्थित है। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने 261 में यहाँ पे अटैक किया था और उसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, हृदय परिवर्तन, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और खारवेल के हांथी गुफा अभिलेख में इसका विस्तृत वर्णन मिल जाता है, क्योंकि खारवेल जो है वो कलिंग के राजा हुआ करते थे, छेदी वंश के राजा थे, प्रतापी राजा थे। सारी चर्चाएं यहाँ पे हम कलिंग की कई बार कर चुके हैं। गया की भी बहुत सारी बात कर ली है। चलिए, गया भी प्राचीन कालीन ऐतिहासिक नगर है, धार्मिक स्थल है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बिहार राज्य में अवस्थित है। आज गया जिला बन जाता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार गया राक्षस गयासुर का निवास हुआ करता था। अब ब्राह्मण ग्रंथों में यार कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, मान्यताओं पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो गयासुर के नाम पर ये नाम यहाँ पे पड़ा है गया, और भगवान विष्णु ने गया से बाहर इनको निकाल दिया था। किसको? गयासुर को। बोध गया नामक जो प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है वो इसी के समीप में स्थित है। गया में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आ चुके हैं, हुइनसांग आ चुके हैं। सो इनने अपनी यात्रा करी और उसके संबंध में इनकी पूरी जानकारी यहाँ पे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ। अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने क्या किया? गया की यात्रा करी थी और यहाँ पर एक पाषाण स्तूप भी हुइनसांग के द्वारा देखा गया था। हिंदुओं के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पड़े हैं। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए गया में मेला लगता है और गया के निकट फाल्गु नदी के जल और बालू के पिंड बनाकर लोग अपने पूर्वजों को यहाँ पे चढ़ाते हैं और इसके पीछे उनका मानना क्या है कि मृतक परिजन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाएगी गया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये कौन सा नगर है भैया? विराटनगर होगा। ठीक है, विराटनगर। चलिए, विराटनगर जो है राजस्थान में पड़ता है। प्राचीन सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान के टोंक जिले में अवस्थित है। इस जगह पे प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो जाती है और विभिन्न तथ्यों के आधार पर महाभारत में मालवों की राजधानी के रूप में कारकोट की तुलना इस सभ्यता साम्यता नगर से की गई है। साम्यता नगर, विराटनगर। ठीक है, और पहले से तृतीय शताब्दी के मध्य पुरावशेष, लोह उपकरण, आभूषण, मुद्राएं, मिट्टी के बर्तन और अन्य कई वस्तुएं उत्खनन से यहाँ प्राप्त हो जाती हैं और इस नगर में कई आहत सित्ते और मालवा नाम जपा के नाम से अंकित लेख भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो मालवों की नगरी इसको कहा जाता रहा होगा, साम्यता नगरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नाम सुना ही होगा आपने, बिहार में बढ़ जाता है, महाविहार विक्रमशिला। वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, पाल शासकों ने यहाँ पे बनवाया था। ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करी थी। बाद में इसको तोड़ फोड़ दिया जाता है, कालांतर में विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया और 160 बिहार यहाँ पे हुआ करते थे, जिसमें आतिश दीपंकर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान इस महाविहार से संबंधित है। और 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी जब आता है, भारत पर आक्रमण करता है, तो विक्रमशिला हो गया, उदंतगिरी हो गया, नालंदा हो गया, ये सारे विश्वविद्यालय बौद्ध विहारों को तोड़ फोड़ देता है, जला देता है, आग लगा देता है। ठीक है, पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। गढ़वा, गढ़वा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन ये पुरातात्विक साइट है, मतलब ऐतिहासिक पुराऐतिहासिक साइट है। ठीक है, क्योंकि गढ़वा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के करछना नगर के समीप अवस्थित है। गढ़वा गुप्तकालीन शासकों की कई अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। गढ़वा मंदिर भी हैं भैया, 2 कुमारगुप्त के, एक स्कंदगुप्त का, एक चंद्रगुप्त का लेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेखों में अनंत स्वामित्व नाम की मूर्ति की स्थापना भी करी गई है। गढ़वा में मंदिर है ना, जो गुप्त शासकों ने बनवाए थे। जुनार, जुनार जो है वो महाराष्ट्र में पुणे से 48 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। 150 गुफाएं यहाँ पे खोजी गई हैं और जुनार की एक शैलकृत गुफा में शक वंशीय शासक जो थे, नहपान का नाम सुना होगा, शक क्षत्रप जिनको कहा जाता है, उनके मंत्री अयम, इनका अभिलेख मिल जाता है। इस अभिलेख में नहपान के लिए महाक्षत्रप शब्द का प्रयोग किया गया है। और जुनार में खोजी गई शैलकृत गुफाओं में 10 चैत्य मंदिर, 140 बिहार हैं। और इस क्षेत्र का काल कब का माना जाता है? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का
माना जाता है। शैलकृत गुफाओं में इकट्ठी बनी हुई है, यानी कि गुफाएं क्या है, समूह बनी हुई हैं जिनमें तलुजा और गणेश पंक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। जुनार में प्राप्त चैत्य ग्रह कैसे हैं, आयताकार हैं और इनकी छत कैसी है, समतल है, मंडप स्तंभों से रहित है और इसका बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से प्रमुख साम्यता रखता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जुनार के ये सारे के सारे गुफाएं मिल जाती हैं। आलमगीरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की हमने बात करी हुई थी, डिस्कस भी किया हुआ था। प्राचीन ऐतिहासिक नगर आलमगीर मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है। आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हो जाते हैं और इसको पूर्वी सीमा माना जाता है सिंधु सभ्यता का, ठीक है। इसके खत्म होने के पश्चात यहाँ पे बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरे उत्खनन में दौरान चित्रित दूषण मृतभांड, काले लाल मृतभांड, ये सारे के सारे बर्तन बाड़े जो है अभी अवशेषों के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अस्थियों के तीर, चाक से बनी हुई पक्की मिट्टी की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, कांच के मनके इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्लभी, बल्लभी भैया शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, गुजरात में पाया जाता है। शैक्षणिक धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बल्लभी वर्तमान गुजरात राज्य में अवस्थित है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दूसरी जो है जैन संगति यहाँ पे की गई थी, ठीक है। बल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। गुप्तोत्तर काल में बल्लभी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हो गया था। हुइनसांग भी भैया घूम के आए थे यहाँ पे, सीयूकी में उन्होंने बल्लभी का वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में मैत्रक वंश का शासन जो है हो गया था और धर्म शिक्षा के अतिरिक्त यह व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ करता था। चिरौंद, चिरौंद की बात करें तो नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल चिरांद बिहार के पटना जिलों में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है और नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए उत्खनन में। यहाँ पे गोलाकार कुल्हाड़ियां, हथौड़े, अस्थियों से निर्मित उपकरण, ये सारी चीजें हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं और पशु पालने के साक्ष्य भी यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए, इसी के साथ समाप्त हो जाता है, क्या समाप्त हो जाता है, ये आपका प्राचीन पुरातात्विक जो है ऐतिहासिक ये सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।